जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि धनु राशि के जो जातक हैं इनके लिए 2024 यानी कि 2024 का जो वार्षिक फल है यह इनके लिए कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। तो दोस्तों, ये देख लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 ग्रहों को ही यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि यह 4 ग्रह मेन ऐसे होते हैं दोस्तों कि इनका भ्रमण अगर आप देवगुरु बृहस्पति को मानो तो यह क्या करते हैं, 12.5 महीने किसी भी राशि में गोचर करते हैं। उसके बाद शनि को देख लीजिए तो शनि क्या है, पूरे 2.5 साल किसी भी राशि में गोचर करते हैं। और राहु और केतु का क्या होता है, 18 महीने यह किसी भी राशि में गोचर करते हैं। गोचर करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि अगर 18 महीने तक कोई ग्रह हमारे अच्छे भाव में बैठा हुआ है या नीच भाव में बैठा हुआ है या किसी प्रकार से ऐसा कुछ असंगत बैठा हुआ है, या जैसे शनि हो गया, गुरु हो गया, तो इनके अच्छे घर में या बुरे घर में बैठने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक प्रभाव आ ही जाता है। और उसका हमें क्या होता है, जीवन में कई बार यह ग्रह ऐसे होते हैं कि मतलब इंसान को राजा से कई बार रंक बना देते हैं और कई बार रंक से राजा बना देते हैं इस ग्रह गोचर के अनुसार, क्योंकि इनकी जो समय अवधि है वह लंबी है। तो लंबी अवधि में यह बहुत कुछ करवा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हैं। धनु राशि के जातकों की जब बात हो रही है तो आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव यानी संतान का भाव हो गया, साथ ही साथ विद्या बुद्धि का भाव हो गया और मंगल कार्यों का दोस्तों यह भाव है। तो जब देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो अवश्य ही आपको संतान से संबंधित वृद्धि भी करने वाले हैं। विद्या बुद्धि के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, मंगल कार्यों यानी कि ये मान लीजिए कि 30 अप्रैल तक जब देवगुरु बृहस्पति क्या है, मेष राशि में विराजमान है, तो तब तक आपको यह ऐसा फल फलित करने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः देवगुरु बृहस्पति आएंगे आपके 6ठे भाव में। और 6ठा जो भाव होता है यह शत्रु का है, चिंता का है और रोग और ऋण का है। तो आप ये मान लीजिए कि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा जो सौम्य ग्रह होते हैं दोस्तों, जो अच्छे ग्रह होते हैं वह 6-8 भाव में अच्छे नहीं माने जाते, यानी कि जब ये यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा इस समय चिंता भी कुछ बना सकते हैं आपके जीवन में। और साथ ही साथ रोग ऋण इत्यादि भी कुछ आपके जीवन में ला सकते हैं। तो ऋण का अर्थ यह है कि आपको किसी न किसी कारणों से थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि ऋण में आपको ला सकते हैं, यानी कि आपका कोई कर्जा इत्यादि बन सकता है। उसके बाद पुनः हम देवगुरु बृहस्पति की दोस्तों पंचम दृष्टि के आधार पर आते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़नी है, आपके पिता के घर में। पिता के घर में जब पंचम दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर विराजमान है स्वयं केतु। तो केतु के साथ में जब इनका मतलब पंचम दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ रही है तो यह क्या करेंगे कि जो आपका जो कारोबार इत्यादि हैं, जो आपके अधिकार इत्यादि हैं, जो पद प्रतिष्ठा इत्यादि हैं, थोड़ा सा दोस्तों वहां पर कुछ ठेस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह जब 6ठे भाव में रहेंगे तो इन चीजों में थोड़ा सा यह क्या ले आएंगे, न्यूनता ले आएंगे। उसके बाद सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ रही है आपके व्यय भाव में, यानी कि आपके खर्चे के भाव में पड़ रही है। खर्चे के भाव में जब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपका व्यय भी अधिक होने वाला है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो 30 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों से आपको सावधान रहना है, यानी कि सप्तम दृष्टि इनकी जो पूर्ण दृष्टि है वह जब यहाँ पर पड़ने वाली है तो इससे क्या होंगे कि आपके जो खर्चे होंगे दोस्तों इनमें भी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। और उस खर्चे से आपके जीवन में कुछ क्या है, जो आपका बैलेंस इत्यादि है दोस्तों उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। पुनः फिर हम इनकी नवम दृष्टि देखें तो नवम दृष्टि पड़ रही है इनके आपके धन धान्य और संपत्ति के भाव में, साथ ही साथ कुटुंब के भाव में। तो जब यहाँ पर यह बैठे हुए हों, नवम दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ रही हो, तो समझ लीजिए कि कुटुंब परिवार इत्यादि में भी है क्या करेंगे, थोड़ा सा जो आपका आपसी तालमेल
है उसमें भी कुछ विरोधाभास यह करने वाले होंगे। बाकी रही बात दोस्तों, जब इनकी नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, गुरु की नवम दृष्टि से थोड़ा सा धन धान्य के लिए आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए आपके तृतीय भाव में, तीसरे घर में, और तीसरे घर में शनि बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह स्वयं का स्थान भी है और साथ ही साथ पराक्रम का भी। तो शनि अगर पराक्रम भाव में पड़े तो समझ लीजिए कि पराक्रम में इस समय अवश्य ही आपकी क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। स्वयं के लिए भी अच्छा रहेगा, मगर छोटे भाई बहनों के साथ में जब यह भ्रातृ भाव है, छोटे भाई बहनों से संबंधित जब यह भाव है तो उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ विरोधाभास यह कर सकता है, यानी कि कुछ आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य है कि यह क्या है, माता का स्थान इसे कहते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, सुख का है, भूमि भवन और अचल संपत्ति का है। तो कहने का मेरा विशेष तात्पर्य कि माता के भाव में जब राहु बैठा हुआ हो तो अवश्य ही ये मातृ कष्ट पहुंचाएगा, यानी कि माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें बन सकती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह है कि भूमि भवन और अचल संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो इन चीज़ों के लिए यह समय थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य से लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए आपके दसम भाव में, यानी पिता के घर में। दोस्तों स्वयं जैसे राहु के दृष्टिकोण से बोला मैंने, उसी प्रकार के केतु के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं कि केतु भी क्या है, जब पिता के घर में बैठेगा तो अवश्य ही पिता के स्वास्थ्य से लेकर कुछ दिक्कतें करने वाला होगा। मगर दसम भाव में केतु बैठने का ये तात्पर्य है कि थोड़ा सा यह आपके कार्य क्षेत्र इत्यादि में या कारोबार इत्यादि में आपको क्या करने वाला होगा, सपोर्ट करने वाला होगा। तो ये समझ लीजिए कि इसमें मतलब इन सारे ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको राहु और केतु के दृष्टि से माता पिता के का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि आपके पराक्रम भाव को बढ़ा रहा है। गुरु आपके छठे घर में जाकर दोस्तों आपको थोड़ा सा ऋण भी आपके जीवन में बना रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपने क्या करना है, मध्य नज़र रखना है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि ऐसा कोई समय हमारे पास आ जाए दोस्तों कि जिससे हमें कुछ क्या हो जाए, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं। तो उसके बाद दोस्तों यह तो था इन चार ग्रहों का फल। उसके बाद पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण के कि तीन घरों का ही हम इसमें विशेष रूप से दोस्तों विवेचन करेंगे। तीन घरों का इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में विराजमान होंगे। मेष राशि यानी इनके पंचम भाव में यह आपके आएंगे। धनु राशि के जो जातक हैं इनके पंचम भाव में आएंगे तो अवश्य ही यह इस समय क्या करेंगे, संतान, विद्या, बुद्धि और साथ ही साथ दोस्तों यश इत्यादि की प्राप्ति के लिए आपका यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः यह आएंगे 16 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य क्या आएंगे, सिंह राशि यानी स्वयं की राशि आपके भाग्य में आएंगे तो यह भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। धर्म और तीर्थ में अवश्य ही यह वृद्धि करने वाले यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद पुनः दोस्तों 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य सूर्य क्या आ जाएंगे, अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, मगर फिर भी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके एकादश भाव में। तो एकादश भाव एक दोस्तों ऐसा भाव होता है कि जहाँ पर कोई भी ग्रह बैठता है लगभग वह अच्छा फल ही प्रदान करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह आपके इनकम के स्रोत भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, लाभान्वित भी आपको अवश्य करेंगे। पुनः हम आते हैं दोस्तों मंगल। तो मंगल का यहाँ पर भी थोड़ा सा विश्लेषण किया हुआ है दोस्तों। ये है कि 5 फरवरी से और 14 मार्च के मध्य में मंगल क्या है, मकर राशि में
प्रवेश करेंगे मकर राशि, यानी इनकी उच्च राशि होती है। उच्च राशि में जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो अवश्य ही यह धन धान्य से भी और संपत्ति से भी आपको परिपूर्ण करने वाले होंगे, यानी मंगल के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः 1 जून से 11 जुलाई के मध्य में क्या है, यह मेष राशि में आएंगे, यानी इनकी स्वयं की राशि में आएंगे, पंचम भाव में यहाँ पर यह विराजमान होंगे। तो अवश्य ही संतान, विद्या बुद्धि यानी विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ मंगल कार्यों से संबंधित भी कोई ना कोई कार्य आपके जीवन में अवश्य होगा। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं मंगल का 20 अक्टूबर से कर्क राशि यानी कि अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। और उसके बाद 7 दिसंबर के बाद यही यह बकरी हो रही है। तो समझ लीजिए कि यह समय फिर मंगल के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि अष्टम भाव में नीच का मंगल अच्छा नहीं माना जाता। और यह क्या करेगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी आपके जीवन में ला सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों दुर्घटनाओं से संबंधित भी कुछ योग यह बना सकता है। तो आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, वाहन इत्यादि चलाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध क्या है, 21 दिन किसी भी राशि में गोचर करते हैं। और शुक्र की करें बात तो शुक्र क्या है, 26 दिन गोचर करते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण से एक घर आगे और एक घर पीछे, और कभी कभी क्या है भगवान सूर्य नारायण के साथ में ही क्या करते हैं, ग्रह गोचर करते हैं। तो उसके अनुसार फिर सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फलित हो जाती हैं। तो कुल मिला के धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह पूरा नववर्ष यानी 2024 का जो समय है दोस्तों, इसमें मिला जुला फल रहने वाला है। यानी कि ये तो दोस्तों एक संक्षिप्त जानकारी थी कि जो हमने आप तक पहुंचाई। और दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से आपने अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण अगर आपको करवाना है, क्योंकि जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली और ग्रह गोचर में दोस्तों काफी अंतर आ जाता है। अंतर का ये तात्पर्य होता है कि यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं उच्च के, नीच के या किसी प्रकार से स्वयं की राशि इत्यादि में, कई बार क्या होता है कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें 3 ग्रह उच्च के बैठ गए या 3 ग्रह नीच के बैठ गए या किसी प्रकार से असंगत ग्रहों का कुछ योग बना हुआ है। तो वह हमारे जीवन में क्या कर देता है, बहुत सा बदलाव ले आता है। कई बार हमें ये लगता है कि जो वार्षिक फल हमने अपने इस समय सुना है सारा, यह हमारे साथ में हो नहीं पा रहा। तो आपको अवश्य ही अपनी जन्म कुंडली का क्या करवाना चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हमारा यह कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।